हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर की हुई है, वहां से आप सारी वीडियोस पुरानी वाली देख सकते हैं। तो बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें जो भी रिलेशन दिए हुए हैं उनके लिए चेक कर रहे हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमारा जो 4th वाला सब पार्ट है क्वेश्चन 1 का, इसमें हमको रिलेशन आर देख के रखा है। ये जो रिलेशन आर है सेट जेड के ऊपर डिफाइन है, और जो जेड सेट है वो किस चीज का सेट है? ये सेट है सारे इंटीजर्स का। इंटीजर में मतलब आपके सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, निगेटिव नंबर आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। रिलेशन आर जो है उसमें हमें वही ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में एक्सेप्ट करनी है जहां पर एक्स और वाई को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है? एक इंटीजर आता है। मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद एक पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो वाला नंबर हमारे पास आना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्स वाई दो इंटीजर हम लेंगे, उनकी जोड़ी अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगी तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आर का हिस्सा बनेंगे, और अगर जो कोई भी जोड़ी इसको ट्रू नहीं करती तो वो आर का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। हमने लिखा फॉर ऑल एक्स, वो सारे एलिमेंट्स जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके सेट जेड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सेट जेड है तो हमें क्या लिखना है? सेट जेड। तो फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते हैं सेट जेड से, उनके लिए हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। देखिए, आप किसी भी इंटीजर को ले लीजिए, उस इंटीजर को उसी इंटीजर से आप माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और जीरो भी एक इंटीजर ही होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस एक्स क्या होता है? एक इंटीजर होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इस x और इस y की, अब y की जगह भी हमें x दिया है तो हमें यहाँ भी x लिखना है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किस में बिलोंग करती है? रिलेशन r में बिलोंग करती है। तो हमने क्या लिखा? z के अंदर पाए जाने वाले हर एलिमेंट x के लिए x माइनस एक्स जीरो आएगा, जो कि क्या है? एक इंटीजर है। तो x कॉमा एक्स वाली ऑर्डर्ड पेयर r में है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें चेक करना है कि हमारा रिलेशन r सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि सारे x कॉमा वाई जो z के एलिमेंट्स है उनके लिए, है ना, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले ली x कॉमा वाई जो r में बिलोंग करती है। अब देखिए, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर r में बिलोंग करती है, इसका मतलब कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर ये r में बिलोंग करती है तो मैं इसको एक्सपैंड करके सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकती हूँ कि x माइनस वाई क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब सिमेट्रिक में हमें चेक करना होता है कि उसकी उल्टी ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई के लिए y कॉमा एक्स भी r में है कि नहीं। तो उल्टा करने के लिए मुझे x और y को अपनी पोजीशन पे चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ x y की जगह क्या लिख देती हूँ? ये लिख देती हूँ। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक माइनस कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस वाई को मैं y माइनस एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, इस माइनस की वजह से जो x माइनस वाई था वो अब हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस एक्स, और ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ 4 माइनस टू, टू आ रहा है जो कि इंटीजर है, मतलब 4 कॉमा टू वाली जो पेयर है वो r में है। लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको लिख दिया 2 माइनस फोर, है ना। तो 2 माइनस फोर भी तो 2 ही आएगा, बस एक एक्स्ट्रा साइन माइनस का आएगा, वो एक्स्ट्रा साइन हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये भी हमें इंटीजर दे रहा है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। इसका मतलब ये कि 2 कॉमा फोर भी r में है। तो 4 कॉमा टू के लिए 2 कॉमा फोर भी r में मिल गया, मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो वही चीज हम यहाँ पे एक्स वाई की हेल्प से कर रहे हैं कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, बस यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा। तो निगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि y कॉमा एक्स जो है वो भी r में बिलोंग करेगा। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो r है वो क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक, चलिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई जेड। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो मैं फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड ये लिखूंगी। अब मैंने यहाँ लिखा कि मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ली है, क्योंकि मैं खुद से ले रही हूँ तो लेट लिख दूंगी एक्स कॉमा वाई जो r में है ना। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई जो है वो क्या है? इंटीजर है ना। r में वही ऑर्डर्ड पेयर है,
जिनको माइनस करने पे इंटीजर मिलता है। फिर मैं एक और ऑर्डर्ड पेयर ले रही हूँ, अब ये y से एंड हो रही है तो दूसरी वाली y से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया y, z r में है, तो इसका भी मतलब ये होगा कि y माइनस z जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये दोनों इंटीजर है, तो मैं मान लेती हूँ कि x माइनस वाई सॉल्व करने पे, माइनस करने पे मेरे पास जो इंटीजर आया वो p है, ये मैंने सपोज किया p। ठीक है, यहां भी मैं सेम चीज कर लेती हूँ कि जब y को z से माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर तो आएगा ही, तो वो मैंने खुद से सपोज कर लिया कि q है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 और 2 इक्वेशन को। ठीक है, ऐड किया तो ये वाला जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा, मतलब x माइनस वाई जो है वो y माइनस जेड के साथ ऐड होगा। फिर इक्वल्स लगाएंगे, राइट साइड के साथ ऐड होगा, p और q साथ में ऐड होंगे, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास आया x माइनस जेड। और p और q क्या थे, इंटीजर थे, तो p और q का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, मतलब p और q क्या है, हमारे इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, और जैसे x माइनस जेड इंटीजर हुए इसका मतलब ये होगा कि x कॉमा जेड वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R का हिस्सा है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि x कॉमा वाई R में है, y कॉमा जेड R में है, और ये y और ये वाले y को छोड़कर x और z से जो नई ऑर्डर्ड पेयर बनी वो भी R में होनी चाहिए। अगर ये R में होती है तो ये हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं, जो कि इसमें निकल गई तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर R जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। कंक्लूजन हमारा ये निकला कि R जो है वो हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। और ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, उसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें करना है क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। इसमें हमें बोला है कि जो रिलेशन हमें दिया हुआ है R वो सेट A पर डिफाइन है, और सेट A किसका सेट है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है जो किसी एक ही शहर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर रह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन 5th का हमें A वाला पार्ट करना है, वही करना है, हमें चेक करना है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जो R हमें दिया हुआ है, जो सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पर डिफाइन है, वो R की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑर्डर्ड पेयर R में सिर्फ तभी एक्सेप्टेबल होगी या वही ऑर्डर्ड पेयर XY की आएगी R के अंदर जहां पे X वाला आदमी या औरत Y वाले आदमी या औरत के साथ सेम प्लेस पर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R में है मतलब उन दोनों, मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों जो लोग हैं वो सेम जगह पे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम खुद से ही लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सेट हमारा इस बार क्या है, A। जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कौन से सेट में है, A सेट में। तो हमने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। हम ऐसा लिख सकते हैं कि x and x work at same place। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। x मतलब मान लीजिए आपकी बात हो रही है, आप हैं और ये x भी आप हैं, अगर आप काम करेंगे तो आप और आप एक ही जगह पे काम करेंगे। सिली साउंड हो रहा है पर है, ऐसे ही प्रूव करना है। तो एक ही बंदा है, सेम बंदा, उसको 2 बार लिख दिया, वो सेम ही जगह पे काम करेगा ना। और अगर कोई भी 2 लोग x और y सेम जगह पर काम कर रहे हैं मतलब उनकी ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो हम लिखेंगे कि x कॉमा x या x एंड x, क्योंकि वर्क कर रहे हैं सेम जगह पे तो ये इंप्लाई करता है कि x और x जो है वो R का हिस्सा है। और R में x कॉमा x मतलब सेम ऑर्डर, सेम एक्स वाई वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है, तो R क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो R यहाँ पे हमने लिख दिया रिफ्लेक्सिव। अब हम शो करेंगे कि R सिमेट्रिक है कि नहीं, जो कि निकलेगा बिल्कुल। देखिए कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पे लिया सारे x और y, सारे लोग जो सेट A का हिस्सा है उनके लिए हमने लिखा कि x और y वर्क एट सेम प्लेस, मतलब x और y 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं जो साथ साथ एक ही जगह पे काम करते हैं। तो बच्चा अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस,
तो क्या ये गलत बात होगी? बिल्कुल नहीं। एक्स और वाई साथ में कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी तो साथ में ही काम करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद कि हमने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई दो लोगों की जोड़ी है जो आर में है ना। तो अगर वो दोनों जोड़ी आर में मतलब एक्स और वाई दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। इस एक्स और वाई की जगह को मैं चेंज करके नया सेंटेंस बनाऊं तो मतलब तो उसका भी सेम निकलता है कि वाई और एक्स साथ में काम कर रहे हैं। और अगर वाई और एक्स साथ में काम कर रहे हैं तो ये वाई और एक्स की ऑर्डर्ड पेयर आर में होगी। और अगर x कॉमा वाई आर में और उसके लिए y कॉमा एक्स भी आर में निकलता है तो हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन r क्या है? सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए हमें अब 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे सेट A के। तो फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड जो सेट A में बिलोंग करते हैं उसके लिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ली x कॉमा वाई। ये आर में है, हमने ली ही वो ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो लोग साथ में काम करते हैं। तो अगर x कॉमा वाई आर में है मतलब हम क्या लिख सकते हैं? x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है। फिर हमने एक और ऑर्डर्ड पेयर ली क्योंकि ये y पे एंड हो रही है तो अगली ऑर्डर्ड पेयर y से स्टार्ट होनी चाहिए। y और z आर में ले ली हमने। इसका मतलब भी क्या हुआ कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है। अब अगर x और y साथ में काम कर रहे हैं और y z के साथ भी साथ में काम कर रहा है तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम नाम दें और कंबाइन कर दें, ठीक है, तो कंबाइन स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? एक्स वाई के साथ काम कर रहा है, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, मतलब एक्स और जेड भी तो आपस में साथ में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और जेड भी साथ में काम कर रहे हैं और जब एक्स और जेड साथ में काम कर रहे हैं तो एक्स और जेड की जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी वो भी आर का हिस्सा है। तो हमने एक्स कॉमा वाई आर में ली थी, वाई कॉमा जेड आर में ली थी। वाई छोड़ के एक्स और जेड से नहीं ऑर्डर्ड पेयर बनी वो भी हमने आर में है ऐसा प्रूव कर दिया। तो हमारा रिलेशन आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो देखिए ये वाला रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव निकला, ट्रांजिटिव निकला और सिमेट्रिक निकला। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कि आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें हमको जो रिलेशन आर दिया हुआ है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है मतलब उसमें जो दो लोगों की जोड़ी है वो उन्हीं दो लोगों की जोड़ी हो सकती है जो एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। मतलब अगर दो लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो उन्हीं दोनों की ऑर्डर्ड पेयर को हम आर का पार्ट मानेंगे। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो गिवन रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इजीली हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चा, हम लोग ले रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों लेते हैं। अब हमने एक बंदा लिया है जिसका नाम है x, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं कि x एंड x live in same locality। देखिए x और x दोनों सेम ही है, ये अगर आप है तो ये भी आप है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि आप और आप एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो ये बात गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। एक ही बंदा इसको हमने दो बार लिखा तो वो सेम लोकेलिटी में तो ऑब्वियसली रहेगा। और अगर एक x और एक y सेम लोकेलिटी में है तो वो r की ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये हमें पता है ऐसा हो सकता है। तो x एंड x सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो जरूर इस x और इस y की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन r का पार्ट होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ y की जगह भी हमें x लेना है तो हम x y नहीं लिखेंगे, हम x कॉमा x लिखेंगे और लिखेंगे इट बिलोंग्स टू r। जैसे ही हमने x कॉमा x बिलोंग्स टू r लिखा तो हमारा जो रिलेशन r है वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब चेक करेंगे सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले ली, x और y एलिमेंट से बनती हुई एलिमेंट सेट A का पार्ट है। और जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने ली है वो है x कॉमा वाई। मैंने लिया है कि x कॉमा वाई ऑलरेडी R में है, मतलब दो ऐसे ही लोग हमने लिए हैं जो ऑलरेडी R में है, मतलब सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर R में है तो ये ऑर्डर्ड पेयर ये सेंटेंस पूरा फॉलो करेगी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर R में है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कि x एंड y live in the same locality।
x और y दो लोग हैं जो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो अगर मैं y को x की जगह x को y की जगह लिख के सेंटेंस लिख दूं तो मतलब चेंज तो नहीं हो जाएगा, अभी भी दोनों सेम ही लोकेलिटी में रहेंगे। और अब जो दोनों सेम लोकेलिटी में है तो उसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो पहले क्योंकि y है तो ऑर्डर पेयर में पहले y आएगा देन x आएगा, और ये दोनों सेम लोकेलिटी में है मतलब ये r का हिस्सा है। तो हमने देखिए लिया था कि x, y r में है और उसके लिए y, x भी r में निकल आया, तो हमारा जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो पेयर चाहिए होती है ना, तो हम दो पेयर ले लेते हैं। देखिए फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a के लिए हम ले लेते हैं दो पेयर। पहली पेयर ले लेते हैं x, y r में है। अगर ये r में है तो हम लिख सकते हैं कि x एंड y कहाँ रहते हैं, सेम लोकेलिटी में। ठीक है, वैसे एक और ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर y से एंड हुई है तो अगली ऑर्डर्ड पेयर y से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमने ले लिया y, z, ये भी r में है। और अगर y, z भी r में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, और देखिए अब ये स्टेटमेंट बोल रही है कि एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं और y जो है वो z के साथ भी सेम लोकेलिटी में रहता है, विच मीन्स कि x और z भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो हम लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया और लिखा हमने कि अगर हम 1 और 2 को कंबाइन पढ़ें और उनको मिक्स करके एक नई स्टेटमेंट ले आए तो वो स्टेटमेंट होगी कि x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। और क्योंकि x और z सेम लोकेलिटी में है मतलब x और z r का हिस्सा है, तो हमने x y r में है ये लिया था, y z r में ही लिया था, y और ये y को छोड़कर x और इस z से जो नई ऑर्डर्ड पेयर बनी वो भी r में हमने ये प्रूव कर दिया। तो जो हमारा r रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। और देखिए क्योंकि हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हुआ, सिमेट्रिक भी प्रूव हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हमें करना है इसी क्वेश्चन का पार्ट सी। इसमें जो हमें रिलेशन आर दिया हुआ है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है उसमें दो लोग तभी हम एक्सेप्ट करेंगे जब पहला वाला जो पर्सन है जो x है वो एग्जैक्टली दूसरे वाले पर्सन y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, टॉलर हो। मतलब ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, तभी हम दोनों को सेम ऑर्डर पेयर में आर रिलेशन में लिखेंगे। अब हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमने एक पर्सन x ले लिया जो ए सेट से बिलोंग करता है। ए सेट हमारा वही सेट था, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर टाउन। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेटमेंट में x को दो बार ही लिखना चाहूँ, मतलब मैं लिखना चाहूँ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, यहाँ भी x ले लूँ, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि एक पर्सन खुद अपने आप से ही एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोनों की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो हम नहीं लिख सकते ऐसा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जब हम इस x की और इस x की जोड़ी बना देंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो ये r का हिस्सा भी नहीं होगी। और जब x, x r से बिलोंग नहीं करता है तो r हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब चेक करेंगे कि रिलेशन आर सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें लेना है ऑल x, y बिलोंग्स टू a। इसमें हमने सपोज कर लिया कि लेट एक जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमने r से ही ली है, मतलब x ऐसा बंदा है जो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऑब्वियसली इनकी ऑर्डर्ड पेयर r में होगी, तो हमने ऐसी ऑर्डर्ड पेयर r से ले ली। तो x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब सिमेट्री में हमें x, y r में है तो उसके लिए y, x भी चाहिए होता है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है। तो अगर मैं y को x की जगह लिखूं और x को y की जगह लिखूं
तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लंबा तो x है ना, तो हमेशा लंबा x ही रहेगा, y तो उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। समझ आ रहा है? हमने यहाँ पे लिखा है कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो मैं नीचे ऐसा तो नहीं लिख सकती कि y भी 7 सेंटीमीटर लंबा है x से, क्योंकि एक टाइम पे एक ही टॉलर होगा और दूसरा स्मॉलर होगा। तो y की जगह x से अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पर एक नॉट एडिशनल आएगा, और नॉट आने का मतलब ही यही है कि y, x वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R में नहीं है, क्योंकि y बिल्कुल भी x से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं है। तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव है कि नहीं रिलेशन, इस बात के बारे में। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लगेंगे सेट ए के, हमने ले लिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। हमने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ली है जो ऑलरेडी रिलेशन आर की जो कंडीशन थी कि पहला एलिमेंट दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉल है, उसको फुलफिल कर रही है। अब हमने लिया है कि x, y आर में है, मतलब x जो है वो जरूर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमें दूसरी ऑर्डर्ड पेयर लेनी है, क्योंकि ये वाली ऑर्डर्ड पेयर y से एंड हो रही है, तो दूसरी ऑर्डर्ड पेयर हमारी y से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने y, z बिलोंग्स टू r ले लिया। y, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा कि y जो है वो एग्जैक्टली z से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। मान लीजिए कि हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, है ना। तो देखिए x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, मतलब y छोटा है, और जो y है वो भी 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, मतलब z और छोटा है। तो अब x और z के बीच में अगर हम रिलेशन देखना चाहेंगे तो रिलेशन क्या होगा कि x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट आएगा वो ये आएगा कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, मतलब x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। और हमारे रिलेशन आर में तो सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आती जिसमें x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा हो, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर तो आ नहीं रहा है, मतलब x और z की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे रिलेशन आर का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया कि R ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्रिक है। चलिए इसी क्वेश्चन का हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में हमको R जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि x, y वाली ऑर्डर्ड पेयर में जो x है वो y की वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x वाइफ है और y हस्बैंड है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए क्या हम बच्चा ऐसा लिख सकते हैं कि x इज वाइफ ऑफ x, क्योंकि x इज वाइफ ऑफ x होगा तभी x, x की पेयर R में होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक पर्सन खुद की वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो x इज नॉट वाइफ ऑफ x, मतलब हम x और x में वाइफ वाला जो रिलेशन है वो नहीं बना सकते, और x की वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए x और x की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में नहीं आएगी, और इसीलिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमने फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a ले लिया। अब इसमें हमने एक ऑर्डर्ड पेयर खुद से R से ही अज्यूम की है, R से ही ली है। ऑर्डर्ड पेयर है x, y बिलोंग्स टू R। अब क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर R की है, मतलब x और y में रिलेशन ये होगा कि x वाइफ होगी y की, तो हमने लिख दिया कि x इज वाइफ ऑफ y। देखिए इस स्टेटमेंट में हमने क्या बोला है कि x वाइफ है ना, x वाइफ है तो y उसका हस्बैंड हुआ। लेकिन अगली स्टेटमेंट में अगर हम ये बोल देंगे कि y इज वाइफ ऑफ x, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो रोल ही है वही रिवर्स कर दी हमने, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम y
इज वाइफ ऑफ एक्स तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे बीच में एक नॉट लगाना पड़ेगा कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो एक्स का हस्बैंड होगा, वाई एक्स की वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और वाई एक्स की वाइफ नहीं है, इसीलिए वाई कॉमा एक्स वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है, और इसीलिए आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, रिलेशन आर को ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड जो कि ए सेट का हिस्सा है। एक ऑर्डर्ड पेयर हमने ली है x कॉमा वाई आर में है। अगर x कॉमा वाई आर में है मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है, मतलब जो x है वो y की वाइफ होगा, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। एक ऑर्डर्ड पेयर जो हमने ली वो y पे एंड हो रही है, तो अगली ऑर्डर्ड पेयर हमें y से स्टार्ट करते हुए लेनी है, तो हमने अगली ऑर्डर्ड पेयर ली y कॉमा जेड आर में है। इसका मतलब कि y जो है वो z की वाइफ है, ठीक है। अब 1 और ये इक्वेशन 2 नाम देके 2 को हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो क्या हम इस y को और इस y को अलग हटा के x और z के बीच में सेम रिलेशन ला सकते हैं कि अगर x को हम z से कनेक्ट करें कि x वाइफ ऑफ z है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी x y की वाइफ है, तो अगर x y की वाइफ है तो x z की वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक टाइम पे वो दो लोगों की वाइफ नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे 1 और 2 से कंबाइन करके हमें समझ में आ रहा है कि x इज नॉट वाइफ ऑफ z, इसीलिए x और z जो ऑर्डर्ड पेयर है वो r में नहीं है, इसलिए r हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 5th का पार्ट ई हम देख रहे हैं। आर रिलेशन हमें दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है इसमें, और हर एक्स वाई से इस तरह से कनेक्टेड है कि एक्स जो है वो वाई का फादर है, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो फादर है और दूसरा वाला एलिमेंट सन है। चेक करेंगे सबसे पहले कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए, अगर सेट ए के फॉर ऑल एक्स के लिए हम बात करें तो मैं ऐसा क्या लिख सकती हूँ कि एक्स जो है वो एक्स का फादर है। देखिए, x इज फादर ऑफ x लिखूंगी तो x कॉमा x आर में आएगा, लेकिन ऐसा लिखना लॉजिकल ही नहीं है। कोई भी पर्सन खुद अपना फादर कभी भी हो ही नहीं सकता, तो हमें लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट फादर ऑफ x, और जब x का फादर ही नहीं है मतलब x से x की जो ऑर्डर पेयर बनेगी वो r का पार्ट नहीं है, तो रिलेशन r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री चेक कर लेते हैं। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a के लिए सपोज कर लीजिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ली हुई है r से, ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर मैंने r से ली है मतलब जरूर x और y के बीच में ये फादर वाला रिलेशन होगा, मतलब x जो होगा वो y का फादर होगा। अब सिमेट्री के लिए हमें x और y की जगह बदलनी होती है, तो मैं y को यहाँ पे x की जगह लिख के और x को यहाँ पे y की जगह लिख के सेम स्टेटमेंट क्या फ्रेम कर सकती हूँ? क्या मैं लिख सकती हूँ कि y इज फादर ऑफ x? बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि इस स्टेटमेंट में x जो था वो फादर था और y जो था वो सन था, तो इस स्टेटमेंट में दोनों के रोल ही रिवर्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो y इज फादर ऑफ x ना लिखकर हमें लिखना पड़ेगा कि y इज नॉट फादर ऑफ x, क्योंकि y तो उसका सन है, और जब y x का फादर ही नहीं है तो y कॉमा x वाली ऑर्डर्ड पेयर r का पार्ट नहीं होगी, और इसीलिए हमारा जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन r ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अज्यूम कर लिया है x कॉमा वाई जो r का पार्ट है, r से ही हमने ऑर्डर्ड पेयर ली है, मतलब x इज फादर ऑफ y वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। फिर यहाँ पे y से एंड हो रही थी ऑर्डर पेयर, तो हमने अगली ऑर्डर पेयर y से स्टार्ट करते हुए ले ली, और ये ऑर्डर पेयर y कॉमा z भी हमने r से ली है, मतलब इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फादर होगा, मतलब y जो है वो z का फादर होगा, तो y इज फादर ऑफ z वाली स्टेटमेंट इसमें भी ट्रू होगी। इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, अगर x y का फादर है और y z का फादर है, तो x से z के बीच में रिलेशन क्या होगा कि x जो है वो z का ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो बिल्कुल भी x z का फादर तो नहीं है, ग्रैंडफादर है, तो हम दोनों को कंबाइन करके ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते कि x फादर ऑफ z है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट फादर ऑफ z। जैसे यहाँ पे नॉट लगाया, x और z की जो ऑर्डर्ड पेयर है वो r का हिस्सा अब नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए r हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ? r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से खत्म होता है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।